सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हो? प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अब ये ज्ञानेश कुमार नाम आपके लिए नया नहीं है, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है क्योंकि ये अभी तक हमारे चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। देखो, चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी तक कौन थे? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार थे 25वें नंबर के। लेकिन अभी राजीव कुमार जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया, जो चुनाव आयुक्त होते हैं और उसमें जो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। तो ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। कौन से नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने हैं। और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। अब आप देखोगे कि जो ज्ञानेश कुमार थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो उनका पद खाली हो गया, यानी कि चुनाव आयुक्त का पद, इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली हो गई। तो वहां पे हमने नए चुनाव आयुक्त किसको बना दिया? विवेक जोशी को बना दिया। तो इस एक प्रश्न में दो अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ज्ञानेश कुमार बन गए और ज्ञानेश कुमार की जगह कौन आ गए? नए चुनाव आयुक्त बन के विवेक जोशी आ गए। बाकी एक ऑलरेडी सुखबीर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त है ही सही पहले से। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि 2025 में हमने पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग से हम क्या क्या प्रश्न देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। जैसे कि अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में उल्लेखित है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए आप वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हो। हमने कहा हमारे नए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए ज्ञानेश कुमार, अब ये 26वें नंबर के हैं। अच्छा, पहले पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला में कौन थी? वीएस रमा देवी। और दो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके नाम, एक तो सुखबीर सिंह संधू है और एक नए बन गए विवेक जोशी। और यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था, जैसे कि सक्षम ऐप, गरुड़ ऐप, सिविजिल ऐप, एनकोर सॉफ्टवेयर और नो योर कैंडिडेट ऐप, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर, सुविधा पोर्टल, इन सब को लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने, ये ध्यान रखना। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, अगर पूछे अभी एसोचेम के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे मनीष सिंघल। एसोचेम की कुछ समय पहले प्रेसिडेंट भी बने थे संजय नायर। तो दोनों मैंने साथ साथ याद लिख दिए यहाँ पे याद रखना। बीसीसीआई के नए सचिव बन गए देवजीत सेकिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए शम्मी सिल्वा, श्रीलंका से हैं। नेशनल हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगार रेड्डी बने और इसका मुख्यालय जरूर याद रखना तेलंगाना का निजामाबाद में है। उसके अलावा इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को बनाया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन अंजू बॉबी जॉर्ज बनी, लॉन्ग जंपर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल संजीव रंजन बने। उसके अलावा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया बहादुर सिंह सागू को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी पीटी उषा। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। बीसीसीआई के लोकपाल बने अरुण मिश्रा। भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर जो कि दूसरे नंबर के हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अहमद किदवई। यूआईडीएआई के नए सीईओ भुवनेश कुमार बने। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और अभी 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष बने धनंजय शुक्ला। मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया था जय शाह को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अभी हमने देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फरवरी 2025 में भारत ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास केमोडो इसका नाम है, इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश ने किया? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। एक्सरसाइज का नाम है केमोडो अभ्यास 2025। ये एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, मतलब बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं जिसमें। कौन आयोजन करता है? इंडोनेशिया। 2025 में ये इसका 5वां एडिशन है। अभी 16 फरवरी को शुरू हुआ, 22 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। इसमें रशिया, भारत, चीन, अमेरिका सहित 15 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। थीम भी है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस शार्दुल जो जहाज है वो, और P-8I विमान
ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू नाम से एक अभ्यास भी हुआ, वहीं बाली इंडोनेशिया में ही, और उसमें भी इन्हीं दोनों ने आईएनएस शार्दुल और पीएटाई विमान ने हिस्सा लिया। तो साथ में ये पॉइंट और ध्यान में रख लेना। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या क्या मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो हम रिवाइज करेंगे, इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया में आपको लेकर के चलूंगा। इंडोनेशिया के कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी हमने क्या पढ़े वो हम रिवाइज करेंगे। और 2025 में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, ज्यादा नहीं हुए लेकिन हम उन्हें देख लेंगे। और 2024 के जो लास्ट के महीने है ना, नवंबर दिसंबर अक्टूबर के, वहां पे जो जो एक्सरसाइज हुए वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम इंडोनेशिया चलते हैं। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता है और इसकी नई कैपिटल क्या होगी, नुसंतारा होगी बोर्नियो द्वीप पर। और यहीं पर सुमात्रा द्वीप भी आपको मिलेगा, जावा द्वीप आपको मिलेगा, बोर्नियो द्वीप आपको मिलेगा। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है, करेंसी होती है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। वैसे इंडोनेशिया के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो समुद्र शक्ति करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं, माउंट मेर्रापे, माउंट सिमेरू, माउंट क्राकातोआ, माउंट इबू और माउंट लोवोटोबिल लाकी ज्वालामुखी, ये सब न्यूज में रहे थे, ये यहीं पर है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश, ये लॉन्च की थी इंडोनेशिया ने। अभी हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो। ब्रिक्स का 10वां, अभी 2025 में ही 10वां सबसे नवीनतम सदस्य ये इंडोनेशिया बन गया। पिछले साल जो 10वां वर्ल्ड वाटर समिट है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। और अभी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तो ये तो इंडोनेशिया से कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। अब मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं 2025 की मिलिट्री एक्सरसाइज। डेविल स्ट्राइक पड़ी थी, भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया। ला पैरोस, इसका आयोजन फ्रांस ने किया था, बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य स्ट्रेट में इसका आयोजन हुआ। एक्यूवेरिन अभ्यास में हुआ मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच हुआ हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ राजस्थान में। और विंग्ड राइडर्स ये अभ्यास है, ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था पूर्वी कमान में। मैंने कहा 2024 के लास्ट वाले महीनों की भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो सिनबेक्स अभ्यास याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ ये भारत और कंबोडिया के बीच में पुणे में। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच में हुआ देवलाली महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच हुआ अमेरिका में। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ पुणे में। पूर्वी प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं के बीच में हुआ अरुणाचल प्रदेश में। रिप्रेक्स अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था, उड़ीसा में हुआ। संयुक्त विमोचन अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया अहमदाबाद और पोरबंदर में। और सारेक्स अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही आयोजन किया कोच्चि केरल में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ विशाखापत्तनम में। उसके अलावा काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में हुआ विशाखापत्तनम में। इब्सामार अभ्यास भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ साउथ अफ्रीका में, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने हिस्सा लिया। काकाडो अभ्यास, ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से पीएटाई विमान ने। विनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच में हुआ अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं क्रेक एग्जाम पे, तो आपको बता दूं ये पूरी डिटेल्ड पीडीएफ में आपको फ्री में अवेलेबल कराता हूं, जो आपको कहां पे मिलेगी, आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, तो अपने टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाएंगे और वहां पे ज्वाइन का बटन आएगा, उसे क्लिक करके रख लीजिएगा, फ्री में ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी अपडेट मिलते हैं वीडियोस के, पीडीएफ के, तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। क्विज लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे डेली क्विज अपलोड होती है, वो भी फ्री में होती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, अगर सपोर्ट करना चाहें, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। तो अभी देश का पहला बायो बैंक ये शुरू हुआ है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, ये पश्चिम बंगाल में है, और इसी का दूसरा नाम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। अच्छा, ये जो देश का पहला बायो बैंक शुरू हुआ है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है, शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर
लुप्त प्राय जानवरों की कोशिका और उत्तक के यानी कि टिश्यूज के सेल्स के नमूने एकत्र स्टोर किए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा। इन सैंपल्स का उपयोग भविष्य में अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किया जाएगा और कोई अगर प्रजाति भविष्य में विलुप्त न हो, यही देखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन कोशिका या उत्तकों को जो सैंपल्स है उनको फ्रीज करके यानी कि जमा करके रखा जाएगा, इसीलिए इसको फ्रोजन जू भी कहा जा रहा है। फ्रीज करके क्यों रख रहे हैं, जमा करके क्यों रख रहे हैं, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अच्छा, इस चिड़ियाघर का हमने क्या नाम बताया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा एक्चुअली में सरोजिनी नायडू जी की बेटी का नाम था और उसी के नाम पे इस चिड़ियाघर का नाम रखा गया है, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। अब ये देखो, देश का पहला है, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसी तरह से देश के पहले से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने पढ़े होंगे। मैं एक काम करता हूँ, 2025 में जो जो प्रश्न पढ़े थे ना फर्स्ट टाइम इन इंडिया से संबंधित, वो सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, 2025 के करवा रहा हूँ तो आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स हैं ये। उससे पहले ये जैसे देश का पहला बायो बैंक हो गया, इसी तरह से 2-3 प्रश्न आपके और बनेंगे, तो पहले मैं आपको वो रिवाइज करवा दूं। बाकी ऑप्शन भी आप देखना चाहो तो देख लो, ये सारे ऑप्शन देखे हुए हैं। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे नवीनतम और असम का 7वां नेशनल पार्क था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये भारत का पहला या भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है जो आपको बिहार में मिलेगा। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला, सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा। ये भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। और ये जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, इससे याद आएगा दार्जिलिंग टी जो पश्चिम बंगाल की है, आप जानते हो इसे भारत का पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये कहाँ पे शुरू हुआ, ये कुछ दिन पहले शुरू हुआ था चेन्नई में। जबकि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये केरल में शुरू हुआ था। चलो, अब जो मैंने आपसे बोला वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट टाइम इन इंडिया से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो अगर पूछे बीएपीएस संस्थान है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये कहां पर बनाया है? साउथ अफ्रीका। देश के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां हुआ? मुंबई में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा बना। नाइजर अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरेसियासिस को खत्म कर दिया। ऑन्कोसेरेसियासिस इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। टाटा स्टील यह हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप डेवलप करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल ये शुरू किया युगांडा में। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? आईआईटी हैदराबाद। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बना। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ यूएई में। और मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तशिगो गेलाई बनी थी, साउथ अफ्रीकी है। और भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा शुरू हुई हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये बनेगा हिमाचल के दबोटा में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। और भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। जबकि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। उसके अलावा गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना गुनेरी गांव। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सरजनम इसका नाम है, ये शुरू हुआ एम्स दिल्ली में। तो ये सारे 2025 में ही हमने ये सब प्रश्न पढ़े हैं, इनको ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा कॉन्क्लेव ने। तो बाफ्ता फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2025 जारी किए गए अभी। इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया। इस बार इसका ये एडिशन था 78 नंबर का। तो जो इसमें 4 मुख्य रूप से कैटेगरी होती है वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कॉन्क्लेव को। बेस्ट एक्टर रहे एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही मिकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। तो ये 4 ध्यान में रखने होते हैं। कोई भी फिल्म अवार्ड्स होता है तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर आप ध्यान रखो। इसमें वैसे मैं आपको बता दूं आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव ही रही थी। यहाँ पे द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव इनने सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीते हैं।
अच्छा, एक भारतीय फिल्म भी थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि बेस्ट नॉन इंग्लिश कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी पर उसे अवार्ड मिला नहीं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसकी फिल्म है? हिंट मैं आपको दे दूं, पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में उनको एक अवार्ड मिला था। वैसे अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी उनको नॉमिनेशन मिला था पर मिला नहीं था उनको अवार्ड। तो बात आप बताओ किनकी ये फिल्म है? बाफ्ता की बात करें तो ये ब्रिटिश और इंटरनेशनल सिनेमा में योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बार 1949 में हुआ था। मैंने कहा इस बार ये 78th नंबर का एडिशन है। और अभी मैंने आपसे बोला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा, उसमें भी हम ध्यान रखेंगे। तो वो 82 नंबर का एडिशन था। उसमें बेस्ट मूवी रही थी द ब्रुटेलिस्ट। बेस्ट एक्टर थे एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रुटेलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टॉरेस आई एम स्टिल हियर के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट द ब्रुटेलिस्ट मूवी के लिए। आज जो हमने बाफ्ता पढ़ा और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें दो तो सेम ही है, बेस्ट एक्टर वाला और बेस्ट डायरेक्टर वाला। ठीक है, बाकी बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस ये दोनों अलग अलग है। और अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना, ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, वो पायल कपाड़िया की मूवी है। और एक नाम आपको और याद रखना होगा इसी तरह से, चंद्रिका टंडन का। भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार हैं ये। अभी 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स में इन्होंने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार ये 24वां अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। अच्छा, कैंसर से और क्या क्या प्रश्न या और कौन कौन से दिवस बनते हैं? तो एक तो याद होगा, वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हमने देखा 15 फरवरी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। और भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन आई है, उसका नाम सर्वावैक है। सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और पिछले साल बजट में कहा गया था कि 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, iOncology.ai नाम से। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए भी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा कार्यक्रम। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया रशिया ने। और आईआईटी मद्रास इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। तो कैंसर से ही संबंधित ये 12 प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। इतना ही नहीं, अभी फरवरी में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे और 11 फरवरी को ही हमने यूनानी दिवस मनाया। 12 फरवरी राष्ट्र उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। उसके अलावा अभी विश्व पेंगोलिन दिवस हमने 15 फरवरी को मनाया। और अभी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये 17 फरवरी को मनाया। तो फरवरी में ये अभी तक हम ये डेज मना चुके हैं। हर बार जब भी डे आता है ये सारे मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहोगे तो एंड होने तक, महीना एंड होने तक ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? तो आंसर होगा मनु भाकर को। बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो अभी बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई। तो इसमें 3-4 अवार्ड आपको याद रखने हैं, जैसे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मनु भाकर को मिला, जो कि शूटर है। उसके अलावा बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी को चुना गया, पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चरी प्लेयर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला, क्रिकेटर है। और इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अवनी लखेरा को, जो कि एक शूटर है। इस बार इन पुरस्कारों का ये 5वां संस्करण था। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने 4 यहाँ पे अवार्ड बताए जो कि बीबीसी ने दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो इसे आप अंग्रेजी में बोलोगे स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स 2024, यानी कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति
यानी कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति नाम से ये एक रिपोर्ट आई है और इसको केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ही जारी किया, जिसे आप पंचायत हस्तांतरण सूचकांक भी बोल सकते हो, जो प्रश्न में नाम लिखा हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने इसको जारी किया। चलो बताओ हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? वही है जो पशुपालन मंत्री है। कौन? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया जाता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी ये अपने पंचायती राज संस्थाओं को जो पावर या जो भी संसाधन प्रदान करते हैं, तो किस लेवल तक ये आगे जो भी शक्तियां हैं, पॉलिटिकल जो भी पावर है, वो आगे ट्रांसफर करते हैं लोअर लेवल पे, यानी कि पंचायतों को जो राज्य सरकार है वो क्या क्या शक्तियां, कितनी शक्तियां प्रदान कर रही है, हस्तांतरित कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो उसी के बेसिस पे ये रैंक जारी की जाती है। तो इस मामले में नंबर 1 पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। और आपको बता दूं, आखिरी बार ये जो रिपोर्ट है ये 2015-16 में आई थी, उसके बाद अब आई है, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। अब एक तरह से ये इंडेक्स सूचकांक का प्रश्न है। चलो एक बार फिर मैं आपको अभी 2025 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने क्या क्या पढ़े वो आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो, अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 6ठा स्थान, टॉप पर चाइना रहा। और ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 भारत 123 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, टॉप पे कोलंबिया का बैरंक्विला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, भारत में टॉप पे कर्नाटक है और विश्व में ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में टॉप पर चाइना है, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा है। फोर्ब्स की 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पर अमेरिका है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया है। और अभी हमने कल ही पढ़ा था जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में, जिसको जर्मन वॉच ने जारी किया, भारत 6ठे स्थान पर है, तो टॉप पर डोमिनिका है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट 2025 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो ने विश्व का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर का निर्माण किया है। इसकी कैपेसिटी है 10 टन की। और अभी से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पे इसको लॉन्च किया। अब क्या है ये? वो आपने साइंस में एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब आप एक दिशा में बल लगाओगे तो उतना ही बल आपको उल्टी दिशा में भी लगेगा। और इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे आपके जो रॉकेट होते हैं वो काम करते हैं। उसमें क्या होता है, हम ईंधन जलाते हैं तो रॉकेट के पीछे से तेजी से गर्म गैस निकलती है और उसी के कारण रॉकेट उतनी ही तेजी से उल्टी दिशा में यानी कि ऊपर की ओर जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ इसी पे ये काम करता है। पर आपको पता है जो फ्यूल उसमें जल रहा है, और फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये तो आप सबको पता है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां पे ऑक्सीजन और फ्यूल को इसी प्रोपेलेंट मिक्सचर में मिलाते हैं। तो अभी इसरो ने यही दुनिया का सबसे बड़ा, जिसकी क्षमता है 10 टन की, तो 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सचर अभी तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसकी अगर वजन की अगर हम बात करते हैं तो ये 150 टन का है। इसकी कैपेसिटी है 10 टन, इसका वजन है 150 टन। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया हम बात किसकी कर रहे हैं। अब इसको बनाया, इसको लॉन्च किया इसरो ने, तो इसरो की भी बात कर ले। देखो, इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन में आप देख रहे हो नासा, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, मतलब होता है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जाक्सा आप जानते हो ये जापान का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और सीएनएसए ये चाइना का है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी इसरो हमारा है, मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। नए अध्यक्ष वी नारायणन बन गए। 11वें नंबर के मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारे अवार्ड इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 के लिए, याद रखना।
कुछ स्टैटिक में आपको और 2-4 पॉइंट बताऊं तो इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1972 में मिला। इसरो के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का रहा सतीश धवन जी का, जो तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे, और सबसे छोटा कार्यकाल एमजी के मेनन का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल था 9 महीने का, जो दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसरो से ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नाम से एक अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा यूनेस्को ने। तो अभी यूनेस्को ने ही विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नाम से एक अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अभी इसमें बताया गया कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 1/3 है और भारत में केवल 18.6% वैज्ञानिक महिलाएं हैं। आपको याद होगा अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया था, तो उसी मौके पर अभी यूनेस्को ने यह अभियान शुरू किया, याद रखना। यूनेस्को की बात करें, देखो यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अज़ौले। आपको पता है भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? अभी टोटल हो चुकी हैं 43। 43rd नंबर का लेटेस्ट कौन सा है? मोइदम है, जो आपको मिलेगा असम में। ये पिछले साल ही बना था। और अगर पूछे ना कोई आपसे कि सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसे मिला था भारत में, तो 4 स्थलों को मिला था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। कब? 1983 में। और आपको याद होगा पिछले साल जो विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हुई थी, 96 नंबर की बैठक थी, वो भारत में हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जो इस बार इसकी बैठक होगी 2025 में, वो सोफिया बुल्गारिया में होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 56 मिनट 82 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर होगा युगांडा। तो युगांडा के धावक हैं जैकब किलमियो, और अभी इन्होंने बार्सिलोना में जो हाफ मैराथन हुआ था उसमें नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ मात्र 56 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर ली है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछला जो रिकॉर्ड था ये उससे मात्र 48 सेकंड 48 सेकंड कम है। और ये युगांडा के रहने वाले हैं। युगांडा की कैपिटल आपको पता है ना, कंपाला होती है, करेंसी है युगांडन शिलिंग। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सबसे पहले सेशन आपको कैसा लगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, सेशन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। 1 सेकंड लगेंगे आपको, स्क्रीन को टच करना है बस, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना यार। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा चाइना। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच का अभी जो जलवायु जोखिम सूचकांक आया उसमें भारत 6ठे स्थान पर है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। और 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? स्वप्निल कुसाले। भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की? मेटा ने। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉपर अंबानी परिवार रहा। और अभी चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? म्यूनिक, जर्मनी। और आखिरी प्रश्न पूछा, दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? चिपको आंदोलन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।